हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की। चैप्टर है सर्कुलर मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक कार है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक सर्कुलर रोड जिसकी रेडियस 50 मीटर है उस पे गोल 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 क्या घूम रही है ऐसे ऐसे। A small wooden plate is kept on the seat with its plane perpendicular to the radius of the circular road as shown in the figure below। जैसा कि फिगर में दिया गया है एक छोटा सा प्लेट है, लकड़ी का प्लेट, रखा हुआ है कार के सीट पे जो कि इस रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है। अब ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज केप्ट ऑन द सीट विच रेस्ट अगेंस्ट द प्लेट। एक 100 ग्राम का छोटा सा मास है जो कि प्लेट के सहारे रखा हुआ है सीट पे ही। तो आगे क्या दिया हुआ है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेट इज म्यू। इस प्लेट और इस ब्लॉक के बीच जो जो यहाँ कॉन्टैक्ट सरफेस बन रहा है इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है जो है 0.58 दिया हुआ है। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है क्योंकि जो ब्लॉक है प्लेट के ऊपर स्लिप नहीं करता है, बस जस्ट स्लिप करने के पोजीशन में आता है लेकिन एक्चुअल में स्लिप करता नहीं है। तो निकालना क्या है, हमें सबसे पहले हमको निकालना है फाइंड द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक। तो सबसे पहले पार्ट में निकालना है कि प्लेट इस ब्लॉक पे कितना नॉर्मल फोर्स लगाता है। पार्ट बी में क्या निकालना है, द प्लेट इज स्लोली टर्न्ड so that angle between the normal to the plate and radius of the rod slowly increases, then find the angle at which block will just start sliding on the plate। अब क्या है सिचुएशन में कि प्लेट को धीरे धीरे, प्लेट पहले ऐसे था ना रेडियस पे और नॉर्मल भी इधर ही था, प्लेट पहले ऐसे था, प्लेट ऐसे था और रेडियस ऐसे था, नॉर्मल भी इधर ही था और रेडियस भी यही था। लेकिन अब क्या हुआ है कि प्लेट को धीरे धीरे टर्न किया गया ऐसे और रेडियस वैसा ही का वैसा ही है। तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो प्लेट का नॉर्मल इधर जाएगा और रेडियस इधर ही रह गया। तो क्या हुआ, ये जो एंगल है इसको थीटा मान लेते हैं, ये रेडियस और नॉर्मल के बीच में एंगल बढ़ रहा है। तो हमको निकालना है कि ये रेडियस, ये एंगल कितना होगा कि ये जो ब्लॉक है यहाँ पे वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट कर देगा प्लेट के ऊपर, लेकिन स्लिप नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट स्लिप मतलब उससे ज़्यादा और भी थोड़ा सा भी ज़्यादा अगर एंगल हुआ तो स्लिप कर जाएगा। तो हमको जस्ट स्लिपिंग वाला एंगल निकालना है। तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक स्लिप कर नहीं रहा है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखेंगे कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की चर्चा करेंगे। इट इज़ ए स्यूडो फोर्स विच एक्ट्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये हम जानेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिए कि एक जगह है जहाँ से जहाँ पे खड़े होकर हम कोई चीज़ को मेजर कर रहे हैं, कोई चीज़ को
एनालाइज कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो वही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे अर्थ भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। किसी चलती गाड़ी में हम खड़े होकर एनालाइज कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, तो चलती गाड़ी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। तो यहाँ ये समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है क्या। इट इज़ ए स्यूडो फोर्स विच एक्ट्स इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक तरह का स्यूडो फोर्स है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम अगले सेक्शन में यहाँ पर पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स मतलब एक इमेजिनरी फोर्स जो जो वास्तविकता में नहीं है, लेकिन हमको जब हम उसको इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ ये फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, मतलब इमेजिनरी फोर्स है जो कि हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगता है। आगे देखते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम देन अ स्यूडो फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से एनालाइज करते हैं, मतलब कि हम उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके खड़े हो गए और वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, उसका सिचुएशन एनालाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा उस केस में, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में खड़े होकर एनालाइज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे एक स्यूडो फोर्स जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इस स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के डायरेक्शन के अपोजिट होती है। अब एक बात मैं और क्लियर कर दूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही हमेशा स्यूडो फोर्स होता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब लगता है जब हम कोई सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं, तो किसी रोटेटिंग फ्रेम पे हम खड़े होकर किसी सिचुएशन को, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज करेंगे तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कभी कभी क्या होता है, जब स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहे हैं तो भी स्यूडो फोर्स लगता है। जब कोई भी, मान लें कि एक एक्सेलरेटिंग बस है, सपोज डेट, इस बस पे खड़े होकर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोशन को हम एनालाइज करेंगे तो वहाँ भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। डायरेक्शन क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का किसी स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मान ले कि अगर एक इस रोटेटिंग फ्रेम है, सपोज कि यहाँ पर एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो कोई भी रोटेटिंग अगर सर्कल में मूव कर रहा है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसका हमेशा एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ। तो इस रोटेटिंग के फ्रेम का एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक स्यूडो फोर्स लगेगा सर्कुलर मोशन केस में, इसका डायरेक्शन हो जाएगा जस्ट अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग फ्रेम या एक्सेलरेटिंग फ्रेम, इधर हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, जो स्यूडो फोर्स का एक्सेलरेशन का अमाउंट और जो रोटेटिंग और जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम के एक्सेलरेशन के अमाउंट सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो अब क्या है, द magnitude of the centrifugal force is evaluated by the multiplication of the mass of the object with the magnitude of acceleration of the non inertial frame। अब डायरेक्शन तो हम जान गए कि किसी भी स्यूडो फोर्स, जो कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम स्यूडो फोर्स मान के चल रहे हैं, तो किसी भी स्यूडो फोर्स का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है या किसी स्यूडो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम स्यूडो फोर्स या यहाँ पर हम जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, मतलब जो भी रोटेटिंग फ्रेम, हमेशा रोटेटिंग फ्रेम में ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, तो जो रोटेटिंग फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। और अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट
निकालने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अमाउंट निकालने के लिए हमें जो रोटेटिंग फ्रेम के जो एक्सेलरेशन है, रोटेटिंग फ्रेम के एक्सेलरेशन को उस ऑब्जेक्ट के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सर्कुलर मोशन के एक केस में लगता है, रोटेटिंग फ्रेम में लगता है, तो यहाँ पर हमको उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमको ऑब्जेक्ट के मास को उस रोटेटिंग फ्रेम के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ क्या होता है। दो तरह के फ्रेम होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ पर खड़े होकर कोई सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन एक्सेलरेटिंग हो, मतलब जिसमें जो एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो, मतलब या तो रेस्ट में हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है? जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट कर रहा हो तो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, सिंस रोटेटिंग फ्रेम्स हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सो इट इज ऑल्सो, कोई भी रोटेटिंग फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसलिए हर एक रोटेटिंग फ्रेम क्या है? एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। आगे हम देखते हैं, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में क्या होता है? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट अपोजिट में हो। मतलब अगर इधर इधर लग रहा है अगर सेंट्रीपिटल, तो इधर लगेगा इधर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल। The magnitude of the centrifugal force in such a case is evaluated by the multiplication of centripetal acceleration with the mass of the object. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कि ऑब्जेक्ट के मास को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर आता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। If a system of objects remains in rest or moves with constant velocity, then the net external force acting on the system is zero. अगर कोई भी मान ले कि एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसमें 4-5 सिस्टम जो भी है, एक सिस्टम हो या 4-5, उससे मतलब नहीं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी एक सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट में हो सकता है। ये पूरा एक सिस्टम है। अगर ये पूरा सिस्टम अगर किसी एक्सटर्नल फ्रेम के दूसरे फ्रेम के रिस्पेक्ट में, या इसके पूरा सिस्टम अगर बाहर से देखने पर अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इस पर जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उस सबका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो होगा। सबका जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उस सबका रिजल्टेंट या नेट क्या होगा? जीरो होगा। If the forces acting on the system are projected into component along the two mutually perpendicular axes, then net force along each axis will be zero. अब मान लिया कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे जो नेट एक्सटर्नल, जो ये चूँकि रेस्ट में है, ये चूँकि इक्विलिब्रियम में है, मतलब रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगेगा। लेकिन अगर इस पर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको हम दो परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में अगर प्रोजेक्ट करें, ये मान लें कि एक्स एक्सिस है, ये मान लें कि वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर कंसेप्ट के अनुसार अगर हम किसी भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो कि जीरो है किसी ऑब्जेक्ट पर, उसको हम अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में प्रोजेक्ट करते हैं तो क्या होगा? हर एक एक्सेस के अलॉन्ग नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होना पड़ेगा। मतलब एक्स एक्सेस के अलॉन्ग भी नेट फोर्स जीरो होगा, वाई एक्सेस के अलॉन्ग भी नेट फोर्स जीरो होगा, अगर उस ऑब्जेक्ट पे टोटल नेट फोर्स जीरो है तो।
हम देखेंगे नेक्स्ट कि कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है। फार्मूला यूज्ड, पहला है द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर। अगर ओमेगा मतलब अगर हमें रोटेटिंग फ्रेम की एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है ओमेगा से, तो ये अगर आर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सेलरेशन हो क्या होता है सेंट्रीपिटल के जस्ट अपोजिट, तो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। अगर नहीं वेलोसिटी दिया हुआ है मान ले वी, तो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वी स्क्वायर बाई आर। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एस एन, म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन क्या है नॉर्मल टू द सरफेस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन में आएंगे। तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया है एम क्या है मास ऑफ द स्मॉल ब्लॉक, एम है मास ऑफ द स्मॉल ब्लॉक, वी स्पीड ऑफ कार, आर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर रोड, ये दिया गया हुआ एम 100 ग्राम, और इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 kg। एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए हम केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक एसआई सिस्टम में हमको MKS यूनिट चलता है, मतलब मास को किलो MKS सिस्टम चलता है। सो डिस्टेंस को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकेंड में लेना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया, 0.1 kg आया। वी है 36 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को हमको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। आर है 50 मीटर, म्यू है जो कि प्लेट और ब्लॉक के बीच का सरफेस है, इसके बीच का जो स्टैटिक फ्रिक्शन है का कोफिशिएंट है 0.58 म्यू। और नेक्स्ट पार्टे में निकालना है क्या, पार्टे में निकालना है कि जब कार जब ऐसे इस सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रही है तो ये जो प्लेट है इस ऑब्जेक्ट पे कितना नॉर्मल फोर्स इधर लगा रही है, जैसा फिगर में बनाया भी हुआ है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट सेंट्रीपिटल इधर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल इधर लग रहा है, जस्ट अपोजिट लग रहा है। और तो जानते ही हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मास ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके। तो हम नॉर्मल फोर्स अब निकालेंगे। लेटेस्ट अज्यूम मैंने मान लिया है सबसे पहले कैपिटल एन क्या है नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेट ऑन द ब्लॉक, एन है जो नॉर्मल फोर्स प्लेट ब्लॉक पे लगा रही है। सिंस द ब्लॉक इज इन रेस्ट सो द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विल बी जीरो। चूँकि ये ब्लॉक कार के सीट पर रेस्ट में है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर जो भी नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है, दो लग रहा है, एक है इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r जो कि, और एक है इन नॉर्मल फोर्स इधर। ध्यान रखना ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि हम रोटेटिंग फ्रेम में बैठकर ही इस ऑब्जेक्ट के मोशन को एनालाइज कर रहे हैं। रोटेटिंग फ्रेम मतलब हम कार में बैठकर ही इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर हम अर्थ से देखते हैं तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता, क्योंकि अर्थ एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम मान के चलते हैं। कार चूँकि रोटेट कर रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन है, इसलिए कार एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल कोई भी स्यूडो फोर्स लगेगा, और रोटेटिंग फ्रेम में जो स्यूडो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो हम आगे आएंगे, तो हम ये दोनों, तो हम क्या करेंगे, इसको फोर्स है इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के
नॉर्मल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इक्वल टू mv²/r हो जाएगा। अब जो जो भी वैल्यू हमको दिया हो उसको पुट करेंगे, हम m का वैल्यू पुट करेंगे, v का वैल्यू पुट करेंगे, r का वैल्यू पुट करेंगे, तो इनका जो नॉर्मल रिएक्शन है 0.2 न्यूटन आ जाएगा। मतलब कि ये जो प्लेट है इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लगा रही है जिसका वैल्यू कितना है 0.2 न्यूटन। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ थीटा, थीटा दिया हुआ है द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेट एंड द रेडियस एट विच द ब्लॉक स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन द प्लेट। मतलब थीटा दिया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये रेडियस हो जाएगा और ये हो जाएगा नॉर्मल। तो थीटा क्या है, ये नॉर्मल और रेडियस के बीच का एंगल है जब ये जो ब्लॉक है इस प्लेट पर जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करता है, स्लिप नहीं करता है, स्लाइड नहीं करता है, लेकिन जस्ट स्लाइडिंग स्टार्ट करता है, जो कि हमको निकालना है वही एंगल थीटा। एफ एस क्या है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द स्मॉल ब्लॉक एंड द प्लेट। ब्लॉक और प्लेट के बीच का जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वो एफ एस से हम डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर फिगर हमको ये दिया हुआ है, ये सिचुएशन है, ध्यान से देख लीजिए। अगर हम इसी सिचुएशन को थोड़ा सा हम फ्रीली ड्रॉ करें, मतलब सर्कल को हटा के, रोड को हटा के ड्रॉ करें, कार को हटा के ड्रॉ करें, तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा चूँकि हमेशा रेडियस के अपोजिट लगता है, चूँकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट लगता है, चूँकि सेंट्रीपिटल फोर्स चूँकि रेडियस के अलॉन्ग लगता है, इसलिए सेंट्रीफ्यूगल भी क्या होगा, रेडियस के अपोजिट होगा। इधर लग गया। और यहाँ पर एक और फोर्स लग रहा है, वो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सरफेस के लॉन्ग लगता है, तो सरफेस चूँकि टिल्ट हो गया है, मतलब जो प्लेट है वो टिल्ट हो गया है, तो इसी प्लेट के लॉन्ग ही लगेगा एफ एस। अब एफ एस कब लगता है, एफ एस का डायरेक्शन क्या होता है, एफ एस का डायरेक्शन हमेशा स्लीपिंग टेंडेंसी के अपोजिट होता है, स्लिपिंग टेंडेंसी के अपोजिट होता है। तो ब्लॉक किधर स्लिप करना चाहेगा, अब ध्यान दीजिए ब्लॉक्स। तो अगर हम इस सेंट्री मान लें कि ये अगर थीटा है, तो ये मान लें कुछ भी एंगल होगा, मान लीजिए कि अल्फा है, तो ये अगर इस प्लेट के लॉन्ग इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mv²/r कॉस अल्फ़ा, और एक इधर आ जाएगा mv²/r साइन अल्फ़ा। अब चूँकि इस कंपोनेंट के कारण तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो ब्लॉक पे परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसके कारण तो प्लेट का लॉन्ग स्लिप नहीं करेगा। इस कंपोनेंट के लॉन्ग वो टेंडेंसी होगी उसको स्लिप करने की प्लेट के लॉन्ग, मतलब ये जो ब्लॉक है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इधर स्लिप करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट इधर लगेगा। हम समझ गए फ्रिक्शन किधर लगेगा, तीन फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीन फोर्स लग रहा है, एक पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा नॉर्मल फोर्स, तीसरा फ्रिक्शनल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब हमने क्या किया है, चूँकि मैंने पहले बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में रहता है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, मतलब चूँकि ये ब्लॉक भी क्या है अभी स्लिप नहीं कर रहा है, तो मतलब इस पर लग रहा तीनों फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स, इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा 0 होगा। तो रिजल्टेंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जितने भी फोर्स दिए हुए एक्सटर्नल सबको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस में हम लोग ब्रेक करके और हर एक एक्सेस के अलॉन्ग जो नेट फोर्स उसको 0 कर लेते हैं। तो हम पहला एक्सेस हमने माना इधर और दूसरा एक्सेस मैंने माना है इधर, तो हम लोग इस एक्सेस के लॉन्ग और इस एक्सेस के लॉन्ग जितने भी फोर्स है सबको ब्रेक करके और हर एक एक्सेस के लॉन्ग नेट फोर्स को 0 कर लेंगे।
since in the above situation the block has not started to slip along the plates but is about to slip, so we will balance the forces acting on the block for the axis along the radius and the perpendicular radius. जो बात मैंने अभी बोली कि जो वही है कि जो कि ब्लॉक जो कि रेस्ट में, इसलिए उस पर जो नेट फोर्स 0 होगा और हम लोग एक जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस के लॉन्ग इसको नेट फोर्स को तोड़ करके हर एक एक्सेस के लॉन्ग नेट फोर्स को 0 कर लेंगे. द रिजल्टिंग इक्वेशन विल बी एज बिलो. तो सबसे हम दो एक्सेस माना, एक रेडियस के लॉन्ग मैंने माना है इधर, एक रेडियस के परपेंडिकुलर इधर. तो सबसे पहले हम जो है अब उससे पहले हम देख लेते हैं कैसे मैंने कंपोनेंट तोड़ा है. एक एंगल थीटा है तो इधर एन कॉस थीटा हो गया और इधर हो जाएगा एन साइन थीटा. ये फ्रिक्शन है तो ये चूँकि टोटल नॉर्मल और फ्रिक्शन, नॉर्मल प्लेट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल फ्रिक्शन एक दूसरे परपेंडिकुलर, तो ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा. तो इधर हो जाएगा एफ एस का कंपोनेंट एफ एस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया. और इधर हो जाएगा एफ एस साइन 90 माइनस थीटा, तो एफ एस साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा. अब हम रिजल्टिंग फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये बैलेंस होगा इससे और उसके बाद ए और ए मिल के बैलेंस होगा इससे और एन साइन थीटा बैलेंस होगा एफ एस कॉस थीटा से. तो हमने इक्वेशन यहाँ पर लिखा है एन साइन थीटा एफ एस कॉस थीटा. अब हम लोग सब जानते हैं कि एफ एस क्या होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होता है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एन नॉर्मल टू द सरफेस. तो हम ये जो एफ एस का जो वैल्यू है यहाँ पर, ये जो एफ एस का जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हो जाएगा एन साइन थीटा इक्वल टू एफ एस म्यू एन कॉस थीटा. अब हम क्या करेंगे, एन साइन थीटा इक्वल टू म्यू एन कॉस थीटा है, एन कट गया दोनों तरफ, क्या हो जाएगा कॉस अगर इधर उठ के आएगा लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा. साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू म्यू, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा इक्वल टू म्यू. यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है. तो अब इसको इन्वर्स फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो थीटा हो जाएगा टेन इन्वर्स म्यू, और यहाँ पर हम एक स्टेप और लिख देते हैं थीटा इक्वल टू टेन इन्वर्स म्यू के वैल्यू 0.58 है, तो टेन इन्वर्स 0.58 का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री. तो हमको जब नॉर्मल टू द प्लेट पे नॉर्मल और रेडियस के बीच में एंगल जब 30 डिग्री होता है तब ये ब्लॉक है इस प्लेट पे जस्ट स्लिप करने के पोजीशन में आता है. तो हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 30 डिग्री. तो आज हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिए स्टूडेंट्स. अगर कोई भी और भी इस आपको कुछ समझ में कहीं पे कुछ नहीं आया तो आप हमको कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं. ठीक है, एंड थैंक यू. एंड आज का सेशन ये एंड होता है. धन्यवाद.